अचानक सुनकर छोटू की आवाज दोनों सखियों पर जैसे गिर पड़ी हो घास। उपन्यास के इस भाग में जानेंगे आज, कहीं खुल तो नहीं जाएगा मिशन चोरी चोरी का राज। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाय गाइस, मैं हूं आपकी अपनी कोमल अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 73वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि पाखी सूरज को कैलासिया और काकी की मदद से छकाती है। उसके बाद वो दोनों पगफेरे की रस्म के लिए देहरादून साथ आते हैं। मौसी, बुआ जी, भाभी सभी उनका मिलकर स्वागत करते हैं और तभी वैशाली उसे अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करती है, जहां उसके मॉम डैड सूरज का भव्य स्वागत करते हैं। पर उनका नौकर छोटू सूरज को देखकर पहचान जाता है। अब आगे। घर का नौकर छोटू पानी का जग पकड़े आया, मगर सूरज को देख अचंभे से बोला, 100 रुपए वाले साहब आप? सूरज के साथ साथ पाखी और वैशाली की जान तो हलक में ही अटक गई छोटू का यह वाक्य सुनकर। तीनों में से किसी ने भी छोटू के होने पर अभी तक ध्यान नहीं दिया था, और अब जो मुसीबत आन पड़ी थी, अब वो उसका क्या करें ये सोच ही रहे थे कि तभी छोटू ने फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोला। पहचाना नहीं साहब, आपने हमको उस दिन 100 रुपए दिए रहे गरीब पार्टी करने की खातिर। उसने कॉटेज वाली बात याद दिलाई। वैशाली के डैडी ने छोटू को गुस्से से देखा तो उसकी मॉम ने बात संभाली। क्या बक रहा है छोटू, जानता नहीं ये अपने दामाद सूरज जी हैं? छोटू घबरा कर बोला, हाँ बड़ी मेम साहब, ये आए थे ना उस दिन कॉटेज में। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सूरज का फोन बजने लगा। मौका देख वैशाली ने छोटू से पानी का जग लेते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। पानी फर्श पर फैल गया। एक काम ढंग से नहीं कर सकता ये छोटू। वैशाली ने पैतरा बदलते हुए सारा इल्जाम छोटू पर डाल दिया। जाओ अब साफ करो इसे, वैशाली की मॉम ने आदेश दिया। सॉरी बेटा, इनको जितनी भी ट्रेनिंग दे दो, रहेंगे वही गंवार के गंवार। आपका स्टाफ तो वेल ट्रेंड होगा, उसके डैडी बोल रहे थे। सूरज उनसे घुल मिलकर बातें करने लगा, पर उसे छोटू के साथ की गई हरकत बहुत परेशान कर रही थी। सबने साथ मिलकर लंच किया और उसके बाद वैशाली और पाखी रूम में जाने लगी तो वैशाली के डैड बोले, तुम्हारी पेंटिंग्स दिखाओ तुम्हारे जीजू को और ज़रा घुमाओ फिराओ भाई। वैशाली तो मौके का इंतज़ार ही कर रही थी कि कब डैडी सूरज को अपनी बोरिंग फैक्ट्री की बातों से फ्री करें। आइए जीजू, चलिए हमारे साथ। कहती हुई वह सूरज और पाखी को लेकर पहली मंजिल पर बने अपने कमरे में आई। इस यात्रा के दौरान उसने औपचारिकता के नाते सूरज को उसकी बनाई कई पेंटिंग्स दिखाई। कमरे में आकर सब ने राहत की सांस ली। माय गॉड साली जी, आपकी डैडी है कि हिटलर? सूरज ने व्यंग्य किया। क्या जीजू, आप भी चले पर नमक छिड़क रही हैं, वैशाली मुंह बनाकर बोली। सूरज तब तक उसके पलंग पर आराम से पसर गया था। आपके डैडी को आर्मी में होना चाहिए था, बेकार ही मर्चेंडाइज में आ गए, उसने कहा और पाखी को अपने पास खींच उसकी गोद में सिर रख दिया। क्या कर रहे हो? पाखी चिहुक उठी। रोमांस कर रहे हैं जीजू, पर जरा ख्याल रखिए यहाँ कोई और भी है, वैशाली मुस्कुराते हुए बोली। अब मुझे क्या टेंशन है, और अब तो परमानेंट लाइसेंस भी है मेरे पास, सूरज ने पाखी की हथेली पर चूमते हुए कहा। बस जीजू बस, ज्यादा उड़िए मत। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी किसी के आने की आहट हुई। छोटू अपना छोटा सा मुंह लिए जलजीरा के ग्लास लेकर आया था।
छोटू को देख सूरज उठ बैठा और उसके अनुरोध पर ग्लास लिया। वैशाली को ग्लास देते हुए छोटू बोला, ठीक से पकड़िएगा छोटी मेम साहब। पाखी और सूरज मुस्कुराए। सूरज ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसे छोटू को देने लगा। ये किस लिए साहब? छोटू ने पूछा। गरीब पार्टी के लिए, सूरज ने कॉटेज वाली बात याद दिलाते हुए कहा। तो आप वही है ना, हम तो पहले ही कह रहे थे, पर ये छोटी मेम साहब ने हमको डांट खिलवा दी। छोटू फिर मुंह छोटा कर बोला, अरे मेरे तोते, डैडी क्या तुझे अकेले ही डांटते हैं? याद नहीं क्या पिछले हफ्ते मुझ पर कैसे बरसे थे? वैशाली ने कहा तो छोटू को अपना दर्द कम लगने लगा। हाँ, तब तो मजा ही आ गया था। चल पैसे वापस कर, वैशाली बोलने लगी। छोटू उसे अंगूठा दिखाकर दरवाजे तक गया। नीचे जाकर अपना मुंह बंद रखना, समझा बंदर? वह कमरे में लौट आई। डांट किस लिए पड़ी तुझे? पाखी ने पूछा। क्या बताऊं यार, हरीश तेरी शादी पर आए थे ना, तब उन्होंने अपने साथ मुझे घुमाने ले जाने के लिए कहा, पर डैडी ये बात सुन ऐसे बिफरे जैसे हरीश मुझे भगा कर ही ले जा रहे हो। वैशाली ने रोनी सूरत बनाकर कहा। तो फिर क्या? वो नाराज होकर चले गए अहमदाबाद वापस। उनको मनाने का एक आइडिया है मेरे पास, मगर आप दोनों को साथ देना होगा, सूरज ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। पाखी खुश हो गई। साथ क्यों नहीं देंगे, बताइए तो सही। आप चल रही हैं हमारे साथ मसूरी और वहीं बुलाएंगे हरीश जी को, मगर आपके मॉम डैड को पता नहीं चलना चाहिए। सबने मिलकर एक प्लान बना लिया था। नीलम को भी पाखी के आने की खबर लग गई थी। फोन पर फोन आ रहे थे। सूरज ने वैशाली के मॉम डैड को पटाकर वैशाली को अपने साथ मसूरी ले जाने की इजाजत ले ली थी। अब वो सब नीलम के घर पर थे। पाखी दीदी, नीलम उसे देखते ही गले से लग गई। कैसी है तू? पाखी ने उसके गाल थपथपाए। बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आप भी चली गई और घर वाले मेरी भी शादी करने पर तुले हैं, उसने कहा। प्रीत का फोन आया तो सबको पता चला कि मंजीत ने दिल्ली पहुंचते ही नीलम के लिए रिश्ता भेज दिया है। बंदा तो बड़ा चंगा है, पर साले ने एक बार भी फोन नहीं किया मुझे, सूरज नाराज होता हुआ बोला। प्रीतम और प्रीत दोनों ने गुरविंदर को इस रिश्ते के लिए मना लिया था। फिर मंजीत था भी अच्छे खानदान से। गुरविंदर ने सूरज से सलाह मशवरा कर तसल्ली की। प्रीतम पर तो उसे कतई भरोसा नहीं था। वैशाली के साथ नीलम को भी मसूरी घुमाने की बात कह सूरज ने गुरविंदर को राजी कर लिया। वैसे भी सब उसे बहुत पसंद करते थे, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। शाम को मौसी ने सूरज को आ घेरा। मेरी रानी के लिए कोई लड़का बताओ जमाई बाबू, बिल्कुल अपने जैसा। वो आया था ना आपके साथ, क्या नाम था? मौसी प्रभात भैया के बारे में कह रही हैं, पाखी ने सूरज को बताया। तो ठीक ही तो है, वो भी कब तक कुंवारा रहेगा, उसके गले में भी तो घंटी बननी चाहिए। पाखी तनक कर बोली, देख रही हो मौसी, मुझे अभी से घंटी कह रहे हैं। प्रशांत आज जल्दी आ गया था दुकान का काम खत्म करके, तो वह भी आते हुए बोला, घंटी नहीं जवाई बाबू, ढोल। सही कहा भैया, गले पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ता है। सूरज और प्रशांत दोनों मिलकर पाखी को चिढ़ा रहे थे। मीनाक्षी ने चौके से पाखी को आवाज दी तो वह उठकर चली गई। भाभी ने ननन को छोले भटूरे बनाने सिखाए और अपनी बहन के लिए प्रभात के रिश्ते की बात करना भी नहीं भूली। प्रभात भैया की तो निकल पड़ी। पाखी ने आकर सूरज को बताया, प्रभात जी ने दोनों लड़कियों को देखा ही है शादी पर, अब फैसला उन्हें ही करने देते हैं। प्रशांत ने मौसी और मीनाक्षी के बीच सुलह कराते हुए कहा। प्रशांत और पाखी के लिए एक ही थाली आई तो पाखी खुश हो गई। सूरज बेचारा अकेले ही छोले भटूरे खा रहा था।
प्रशांत के साथ खाती पाखी ने निवाला भाई को खिलाया तो पंकज भी मुंह खोलने लगा। पाखी ने उसे भी खिलाया। अपना वजन कम कर, नहीं तो तेरे लिए चॉकलेट नहीं लाऊंगी। पाखी ने उसके गाल पर चपत लगाई। आप मत लाना, मगर मेरे जीजू तो लाएंगे ही। वह सूरज की लाई चॉकलेट दिखाते हुए बोला। इसे बिगाड़ मत दीजिएगा। पाखी ने सूरज को देखा। इनका काम ही है सबको बिगाड़ना। क्यों, तुम्हें भी तो सर चढ़ाकर रखा है इन्होंने। मीनाक्षी ने टिप्पणी की। सर चढ़ाकर नहीं, पलकों पर बिठाकर रखा है हमारी गुड़िया को। प्रशांति ने संशोधन किया। अम्मा बाबूजी भी सूरज की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। मौसी अपनी बिटिया के भावी राजपाट की कल्पना करने में मग्न थी और बुआ जी मन में सोचती हुई अपने भाग्य को कोस रही थी। मीनाक्षी ने सूरज को प्रसन्न करने हेतु केक भी बनाया था। एक पीस और लीजिए, कहते हुए वह उसकी मनुहार करने लगी। इसे भी सिखाइए भाभी, नहीं तो मैं मसूरी में तरसता रह जाऊंगा। सूरज ने मौका देख पाखी की चूड़ियों भरी कलाई पकड़ी। इतने नौकर चाकर हैं तो फिर आप तो काकी के हाथ से बना हुआ खाते हैं, मीनाक्षी ने प्रतिक्रिया दी। गुड़िया धीरे धीरे सब सीख जाएगी जमाई बाबू, अभी शादी हुए दिन ही कितने हुए हैं। प्रशांत ने अपनी तरफ से सफाई दी। मैं तो इसे बस छेड़ता हूँ भैया, बस मॉम के हाथ का खाना बहुत मिस करता हूँ ना, इसलिए। देर तक सब बातें करते रहे, फिर सोने चले गए। प्रशांत अभी भी उन दोनों के साथ बैठा था। दिल्ली में क्या हुआ गुड़िया? और जब सूरज ने मना किया था तो तुमने जिद क्यों की वहां जाने की? प्रशांत नाराजगी से पूछ रहा था। पाखी ने सर झुका लिया। गलती हो गई भैया, मगर मेरा इनका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, पाखी ने भावुक होते हुए कहा। दिल मेरा दुखता है जब कोई तुम्हारा अपमान करता है। मुझे तो आदत हो गई है मॉम डैड के गुस्से को बर्दाश्त करने की, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू का खतरा आए। सूरज ने अपने मन में दबे भावों को जाहिर किया। गुड़िया, तुम अब से कोई ऐसा काम नहीं करोगी जो सूरज को नापसंद हो, और इसे मेरी सलाह समझो या हुक्म, ये तुम पर है। प्रशांत ने फैसला सुनाया। आई एम सॉरी भैया, और आपको भी सॉरी, पाखी ने चंचल मुस्कान से कहा तो दोनों मुस्कुराए। अच्छा आप जाओ, आराम करो, कहते हुए प्रशांत ने उनसे विदा ली। पाखी उलझन में थी। सूरज को बड़ी आरामदायक रूम और मुलायम नर्म गद्दों पर सोने की आदत है, और उसके रूम में तो एसी भी नहीं है। मगर सूरज तो सूरज ही था। वह पाखी से पहले ही कूदता फांदता उसके रूम में पहुंच गया था। तुम यहाँ कैसे सोओगे? ये तो सिंगल बेड है ना, और एसी भी तो नहीं है, तुम्हें गर्मी लगेगी, पाखी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। मेरा एसी तुम हो मेरी जान, और जहाँ तक सिंगल बेड की बात है तो हम तुम दोनों सिंगल ही तो हैं, कहते हुए सूरज ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सूरज नया उगा है फिर आसमान पर, सपनों के पंछी आज हैं ऊंची उड़ान पर। तुम और मैं हुए हम, कैसे करूं यकीन, धड़के ये दिल तुम्हारे नैनों की तान पर। तो सुनते रहिए प्यार की इस मदहोश कर देने वाली कहानी को, और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।